अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 9 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, जंगल और जंगली जानवरों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला जो हमारा टाइटल है, मीनिंग है फॉरेस्ट का, अ प्लेस विथ मैनी ट्रीज स्क्रब्स एंड ग्रास, पेड़ झाड़ियों और घास से मिलके क्या बनता है, जंगल। काफी आसान सा मैंने नोट्स आपके लिए बना दिया है, तो ये लेक्चर खत्म होने तक आपको मैं पूरा चैप्टर भी समझा दूंगा और बहुत ही इजी नोट्स जो मैंने बनाया है वो भी आपको दे दूंगा। बस मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना, तो मैं आपको ये सारे नोट्स की पीडीएफ भेज दूंगा। जंगल किससे बना है? पेड़ से, झाड़ियों से और घास से। होम फॉर मैनी एनिमल्स एंड हेल्प कीप नेचर बैलेंस, बहुत जंगली जानवरों का घर है जंगल, और हमारे नेचर को बैलेंस करके रखता है जंगल। वेजिटेशन, अब वेजिटेशन क्या होता है? प्लांट दैट ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट पीपल प्लांटिंग देम, बिना किसी इंसानी मदद के जो भी प्लांट्स उगते हैं, तो ये सारी चीजों को हम बोलते हैं वेजिटेशन। जो भी आप हरी चीजें देख रहे हो और उसमें इंसानों का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है उगाने में, तो हम लोग उसको वेजिटेशन बोलते हैं। दे ग्रो डिपेंडिंग ऑन वेदर, सॉइल एंड रेन, कैसे उगते हैं? तो ये वेदर, सॉइल और रेन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि ये कैसे उगेंगे। तो इजी है। वेजिटेशन क्या? जो भी हरी चीजें आप देख रहे हो इंसानों ने उसको नहीं उगाया है, वेजिटेशन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में। तो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन है और बेस्ड ऑन ओनरशिप है। एक और होता है बट आपके बुक में उससे सवाल नहीं पूछता है। तो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, बेस्ड ऑन ओनरशिप। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी तीन आता है, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। हम लोग जानते हैं कि रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है? कंट्रोल बाई गवर्नमेंट। कौन कंट्रोल कर रहा है? गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट किसी फॉरेस्ट को कंट्रोल कर रही है तो हम लोग उसको रिजर्व फॉरेस्ट बोलेंगे। ट्री कटिंग, वुड कलेक्शन एंड ग्रेजिंग आर रेस्ट्रिक्टेड, यहाँ से ना तो आप पेड़ काट सकते हो, ना तो लकड़ी उठा सकते हो, ना तो गाय भैंस को ले जाके चरा सकते हो। इंडिया में ऐसे कितने फॉरेस्ट हैं? तो 54% फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट ही है। अब मैनेज बाय गवर्नमेंट, जिस फॉरेस्ट को गवर्नमेंट मैनेज कर रही है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। लोकल पीपल कैन यूज वुड एंड ग्रेज एनिमल विदाउट हार्मिंग ट्री, बिना जंगल को नुकसान पहुंचाए वहां के आसपास के लोग यहाँ पे अपनी गाय भैंसों को चरवा भी सकते हैं और लकड़ी को भी कलेक्ट कर सकते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में फर्क है। पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में है उस फॉरेस्ट को हम लोग बोलते हैं रिजर्व फॉरेस्ट। गवर्नमेंट सिर्फ उसकी देख रेख कर रही है तो हम लोग बोलते हैं उसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इंडिया के अंदर 29% फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ही हैं। अब तीसरा है आपका अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, फाउंड इन रिमोट एंड डेंस एरिया, इंसानी बस्ती से बहुत दूर बसता है और हम लोग इन जंगलों के बारे में ज़्यादा जानते नहीं है और हम लोग इन जंगलों में ज़्यादा जाते नहीं है। जैसे मान लो कि अमेजोन का जंगल जो बहुत ही अंदर है, तो इंसान यहाँ ज़्यादा जाता नहीं है और गवर्नमेंट भी इसको ज़्यादा कुछ ध्यान देती नहीं है, तो नॉट क्लासिफाइड बाई गवर्नमेंट। नो रूल्स ऑन कटिंग ट्रीज और ग्रेजिंग एनिमल, आपका मन करे तो आप जाओ वहाँ से लकड़ी चुराओ, लकड़ी काटो या गाय भैंस चरवाओ, बट ऐसे फॉरेस्ट के अंदर जल्दी इंसान जाता ही नहीं है, इसीलिए तो इसको बोला गया है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेस्ड ऑन ओनरशिप। इसके अंदर होता है स्टेट फॉरेस्ट, फिर होता है कम्युनल यानी कम्युनिटी का फॉरेस्ट, और प्राइवेट फॉरेस्ट मतलब उस जंगल का मालिक कौन है। तो एक स्टेट जंगल का मालिक हो सकती है, कम्युनिटी जंगल की मालिक हो सकती है, और एक इंसान मतलब सिंगल इंसान, हम और आप भी एक जंगल के मालिक हो सकते हैं। यहाँ पे स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट, तो कंट्रोल बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। जिस भी जंगल को स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होगी हम लोग उसको बोलेंगे स्टेट ओन फॉरेस्ट। मोस्ट फॉरेस्ट इन इंडिया आर दिस टाइप ऑफ, ज्यादातर जंगल ऐसे ही हैं, स्टेट ओन फॉरेस्ट है, मतलब कि गवर्नमेंट का ही हक है उसके ऊपर, गवर्नमेंट ही उन जंगलों की मालिक है। कम्युनिटी और कम्युनल फॉरेस्ट मैनेज बाय लोकल बॉडीज लाइक ग्राम पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ग्राम पंचायत और म्यूनसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट पंचायत जिन जंगलों का ध्यान रख रही है हम लोग उसको बोलते हैं कम्युनिटी या कम्युनल फॉरेस्ट। प्राइवेट फॉरेस्ट ओन बाय इंडिविजुअल, हम जैसे लोगों ने कोई जंगल खरीद लिया है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट फॉरेस्ट। आगे देख लो, मैनी आर अनप्रोडक्टिव, ये प्राइवेट फॉरेस्ट बेसिकली अनप्रोडक्टिव होता है। हम लोग ने मान लो कोई भी जगह खरीद लिया, अब उसके ऊपर जंगल है तो हम लोग उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो वो अनप्रोडक्टिव हो गया। मेरा मन किया मैंने 500 एकड़ जमीन खरीद लिया, अब उस जमीन के ऊपर जंगल है तो मैं उस जंगल का क्या करूंगा, तो वो अनप्रोडक्टिव कहला जाएगा। कहाँ कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में, मेघालय में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में। अब ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, डिफॉरेस्टेशन, इस चैप्टर से ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? कटिंग डाउन और डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को काट देना, उसको बर्बाद करना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन। ये पूरी दुनिया के लिए एक प्रॉब्लम है, इट इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। मेन रीजन फॉर डिस्ट्रक्शन, मेन रीजन क्या है जंगलों को बर्बाद करने का? इंक्रीज इन पॉपुलेशन, आबादी बढ़ती जा रही है तो हम लोग जंगलों को काट रहे हैं। नीड फॉर मोर एग्रीकल्चर लैंड, आबादी बढ़ रही है हमको खाना चाहिए तो खाना
जमीन पे उगता है। तो ज्यादा जमीन की लालच में हम लोग जंगलों को काट रहे हैं, चाहे वो रहने के लिए हो चाहे वो एग्रीकल्चर करने के लिए हो। यूजिंग ट्री फॉर वुड एंड फ्यूल, हम लोगों को, ये देखो मेरा टेबल है, किसका बना है? लकड़ी का बना है। तो ये लकड़ी आया कहाँ से? जंगलों में जब पेड़ को काटा तब बना। अब मान लो कि हमारे देश के अंदर गैस वैस की फैसिलिटी तो आ गई, जब गैस वैस की फैसिलिटी नहीं थी तो हम लोग खाना किससे बनाते थे? लकड़ियों को ही जलाकर तो हम अपना खाना बनाते थे। तो वुड के यूज के लिए और वुड एज अ फ्यूल यूज करने के लिए हम लोग जंगलों के अंदर से ट्रीज को काटते हैं, इससे जंगल बर्बाद हो रहा है। हमको रोड बनाना है, रेलवे बनाना है, एयरपोर्ट बनाना है, ये सारी चीजें बनाने के लिए जंगलों को काट दो, हो गया जंगल बर्बाद। सेटिंग अप इंडस्ट्री अवे फ्रॉम सिटी, जहाँ पे हम लोग रहते हैं अगर वहां पे हम लोग फैक्ट्री लगाएंगे तो हम लोगों को पॉल्यूशन फेस करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग शहर से दूर फैक्ट्रीज लगाते हैं। तो जब आप शहर से दूर फैक्ट्री लगाओगे तो जंगल में लगाओगे, इंडस्ट्री को बसाने के लिए जंगल को काट दोगे। तो इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए भी जंगलों को बर्बाद किया जाता है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लाइक डैम, डैम जैसी चीजें बनाने के लिए भी जंगल को बर्बाद किया जाता है। कैनल, फॉरेस्ट फायर एंड अदर रीजन, कैनल बनाने के लिए भी जंगल को बर्बाद किया जाता है, और जंगल में जो आग अपने आप लग जाती है उससे तो जंगल बर्बाद होता ही होता है। तो काफी आसान सी लैंग्वेज में मैंने लिख दिया है, भले मैंने आसान सी लैंग्वेज में लिखा है, याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, अच्छा जंगल तो बर्बाद हो गया बट इससे असर क्या आएगा? हमारे दुनिया के अंदर यानी एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो जाएगी। आजकल जो 41-42 डिग्री सेल्सियस हो रहा है ना, जंगलों को और काटो और गर्मी बढ़ेगी। तो जंगलों को काट रहे हो तो क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। रेनफॉल डिक्रीज, जो पेड़ होते हैं वो क्लाउड्स को अट्रैक्ट करते हैं, तो अगर आप पेड़ काट दोगे तो रेनफॉल भी डिक्रीज हो जाएगा। मैनी एनिमल्स लॉस देयर होम्स, जंगली जानवरों का तो घर ही है जंगल, तो आप उसको काट दोगे तो बेचारे अपना घर खो देंगे। सम एनिमल्स बिकम एक्सटिंक्शन, अगर इंसान घर में रहता है उसके घर तोड़ने लगोगे तो इंसान की प्रजाति भी खत्म होने लगेगी। उसी तरीके से आप जंगलों को काटते जा रहे हो जिसकी वजह से बहुत सारे जानवर अब विलुप्त होते जा रहे हैं, मतलब कि खत्म होते जा रहे हैं। सॉइल इरोजन इंक्रीज, आप सबने अभी पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा था कि पेड़ जो है, पेड़ के जो रूट है वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं, तो अगर आप जंगल काट दोगे तो सॉइल इरोजन का भी प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। वाइल्ड एनिमल्स में मूव टू सिटी लुकिंग फॉर फूड एंड मे हार्म ह्यूमंस और अदर एनिमल्स, अब आप जंगली जानवरों का जब घर बर्बाद कर रहे हो तो वो खाना ढूंढने के लिए सिटी के अंदर एंटर कर जाते हैं, और जब वो सिटी के अंदर एंटर करते हैं तो वो इंसानों के ऊपर अटैक करते हैं या किसी भी डोमेस्टिक जानवर के ऊपर अटैक करते हैं। डेजर्ट एरिया आर इंक्रीजिंग इन सम रीजन, अगर आप जंगल को खत्म करोगे तो बहुत सारे जगहों पे रेगिस्तान जैसी सिचुएशन भी क्रिएट हो जाएगी, ना तो वहां बारिश होगी ना तो वहां पे सॉइल एक जगह पे रुकेगा, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी जिससे वहां की जमीन रेगिस्तान में बदल जाएगी। तो हमको डिफॉरेस्टेशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो रेमेडीज फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन, जंगल को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो लकड़ी का इस्तेमाल कम कर दो, लकड़ी की जगह पे कोई दूसरा चीज ढूंढ के लाओ जिससे आप लकड़ी को रिप्लेस कर पाओ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये टेबल है जो लकड़ी से बनी हुई है, तो मैं मेटल की या प्लास्टिक की भी तो टेबल यूज कर सकता था। तो लकड़ी का अल्टरनेटिव लाओ जिससे लकड़ी बच सके। आप सोलर एनर्जी यूज कर सकते हो, विंड एनर्जी यूज कर सकते हो, बायो एनर्जी यूज कर सकते हो। हमने पीछे देखा ना कि हम लोग लकड़ी को एज अ फ्यूल यूज करते हैं, तो आप लकड़ी की जगह पे सोलर एनर्जी यूज कर लो, विंड एनर्जी यूज कर लो, बायो एनर्जी यूज कर लो एज अ फ्यूल। स्टॉप कटिंग ट्रीज एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके पेड़ों को मत काटो। इको टूरिज्म शुड नॉट हार्म फॉरेस्ट, जो भी इंसान जंगल में घूमने जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इको टूरिज्म। तो ये जंगल में घूमने जाने वाले लोग हमारे जंगल को ना बर्बाद करें, और जब वहां पे इंसान जाएंगे तो वहां पे बिजनेसमैन भी जाएंगे, जैसे वहां होटल बनाएंगे, रोड बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे। तो जो बिजनेसमैन जा रहे हैं जंगल के अंदर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, तो उनको ध्यान रखना होगा कि वो जंगल को ना बर्बाद करें, इस तरीके से वो अपना टूरिज्म का बिजनेस वहां पे चलाएं। टीच पीपल अबाउट फॉरेस्ट कंजर्वेशन, हमको इंसानों को सिखाना चाहिए कि जंगल को बचाना है। स्कूल एंड कॉलेज शुड इंक्लूड फॉरेस्ट कंजर्वेशन इन एजुकेशन, हमारे देश के स्कूल और कॉलेज के अंदर फॉरेस्ट कंजर्वेशन का टॉपिक जरूर होना चाहिए जिससे बच्चों के अंदर अवेयरनेस फैलेगी रिगार्डिंग फॉरेस्ट कंजर्वेशन। कंट्रोल फॉरेस्ट फायर प्रॉपरली, जंगल में जो आग लग जाती है ना उसको कंट्रोल करने के जो भी मेथड है उनके ऊपर हमको अच्छे से काम करना चाहिए। हाँ एक टफ काम है बट इसको कंट्रोल में लाया जा सकता है। स्टॉप ग्रेजिंग इन रिजर्व फॉरेस्ट, जो भी फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट है उसके अंदर आप जाके अपनी गाय भैंस को मत चरवाओ। इंडस्ट्री यूजिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट शुड प्लांट न्यू ट्रीज, अच्छा मान लो कि कोई इंडस्ट्री है जो फॉरेस्ट के अंदर से प्रोडक्ट यूज करती है, मतलब कोई कंपनी है जो फॉरेस्ट के अंदर से चीजों को यूज करके अपना सामान बनाती है, तो उस कंपनी को और भी ट्री लगाने चाहिए।
ताकि चीजें बैलेंस रहे, उसका भी काम अच्छे से हो जाए और नेचर भी बर्बाद ना हो। अनकरेज सोशल फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री फॉर फूड एंड फायरवुड। आपको सोशल फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री जैसी चीजें चलानी चाहिए। अब सोशल फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री आप जाना किसके ऊपर, चैट जीपीटी के ऊपर, और देखना कि ये क्या है। तो ये होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको पता लगाना है सोशल फॉरेस्ट्री क्या है और एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, और मुझे आके नीचे कमेंट करना। अब अगला जो टॉपिक है वो है वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी। हम लोग वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कितने जानवर और कितने टाइप के जानवर दुनिया में पाए जाते हैं। तो अबाउट 15 लाख स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड एग्जिस्ट वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में 15 लाख टाइप के अलग अलग जानवर, पक्षी, सब कुछ है। 81,251 स्पीसीज आर फाउंड इन इंडिया। ये 15 लाख के अंदर से इतने जानवर हमारे देश में, मतलब इतने टाइप के जानवर हमारे देश में पाए जाते हैं। कितने स्पीसीज पाए जा रहे हैं? 81,251 स्पीसीज हमारे देश में पाए जाते हैं। कितने में से? 15 लाख में से। इंडिया रैंक 12th इन द वर्ल्ड फॉर बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के अंदर हमारा 12th रैंक आता है। अगर आपको 1 मार्क्स में पूछेगा तो याद रखना, बायोडाइवर्सिटी के अंदर हमारा रैंक कितना आता है? 12th रैंक आता है। इंडिया हैज वाइल्ड लाइफ फ्रॉम अफ्रीका, यूरोप एंड लोकल स्पीसीज। इंडिया के अंदर अफ्रीका के, यूरोप के जानवर भी देखने को मिलते हैं। मतलब कि इंडिया के जंगलों के अंदर अफ्रीकन और यूरोपियन जंगली जानवर भी देखने को मिलते हैं। अब एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिख दिया है, मैं इसको आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, आप देख लेना कि कौन कौन से जानवर हमारे देश में पाए जाते हैं। ना तो आपका टाइम खराब होगा और ना ही मेरी एनर्जी खराब होगी। अब यहाँ पे देखो एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब है कि ये जानवर विलुप्त हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, मर जा रहे हैं। तो कौन कौन से जानवर हैं? एक्सटिंक्शन हैपन व्हेन एनिमल डिसअपीयर ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस, नेचुरल डिजास्टर और ह्यूमन एक्टिविटी। यहाँ पे मैंने एक्सटिंक्शन का मीनिंग डाल दिया है। एक्सटिंक्शन क्या होता है? जानवर डिसअपीयर हो रहे हैं, मतलब कि खत्म हो रहे हैं। किन की वजह से? चाहे एनवायरमेंट की वजह से हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर की वजह से हो सकता है, या ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो सकता है। मुद्दा यह है कि जानवर डिसअपीयर हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। किन किन कारणों से? एनवायरमेंट की वजह से हो सकते हैं, नेचुरल डिजास्टर की वजह से हो सकते हैं, या फिर इंसानों की वजह से भी वो खत्म हो सकते हैं। टाइगर नाउ सर्वाइव ओनली इन मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। पहले हमारे देश के पूरे जंगलों में टाइगर देखने को मिलते थे, आज वो खाली मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल में देखने को मिलते हैं। टाइगर आर एक्सटिंक्ट इन द गुजरात फॉरेस्ट। गुजरात के फॉरेस्ट से तो टाइगर पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं। पैंथर एंड चीतास आर ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट। हमारे देश में अब पैंथर और चीता भी खत्म हो रहे हैं। ये थोड़ी चिंता की बात है, चीता को बचाओ वरना चिंता में आ जाओगे। मैनी बर्ड्स लाइक डक, आउल आर डिसअपियरिंग। अच्छा ठीक है, जंगली जानवर तो ठीक थे, यहाँ पे देखो बहुत सारे चिड़िया, डक और आउल, ये पक्षी भी खत्म होते जा रहे हैं हमारे देश से। फ्रेश वाटर एलिगेटर आर ऑल्सो नियर एक्सटिंक्शन। फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं एलिगेटर। देखो क्रोकोडाइल और एलिगेटर में छोटा सा डिफरेंस होता है, आप जाओ इमेज देख लो अगर आपको नहीं मालूम है, फिर नीचे आके कमेंट करना हाँ भैया पता चल गया है। तो फ्रेश वाटर के अंदर कौन रहते हैं? एलिगेटर, ये भी खत्म होते जा रहे हैं। तो बहुत बुरी हालत है हमारे देश में जंगली जानवरों की भी। अब रीजन फॉर वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रक्शन, क्यों हम लोग जंगलों को खत्म कर रहे हैं और उसकी वजह से जानवर क्यों खत्म हो रहे हैं? ह्यूमन एक्टिविटी इन फॉरेस्ट। इंसान जंगल में जाता है, जानवरों को मार देता है, और इंसान इतना हरामी है ना कि वो जानवरों को मार के कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा काम करता ही करता है। डिफॉरेस्टेशन डेस्ट्रॉय एनिमल होम्स। हम लोग जंगल को खत्म कर रहे हैं जिसकी वजह से बेचारे जंगली जानवरों का घर बर्बाद हो रहा है। अब हम लोग इतने आरामी हैं कि हम लोग हंटिंग करते हैं जानवरों की। क्यों? स्किन के लिए, हेयर के लिए, बॉन के लिए और मेडिसिन बनाने के लिए। तो सबसे बड़े हरामखोर तो हम ही लोग हैं जंगल को खत्म करने में और जंगली जानवरों को खत्म करने में। हमको जानवरों का स्किन चाहिए, हेयर चाहिए, बोन्स चाहिए और मेडिसिन चाहिए। पढ़ने में तो बहुत अच्छा लगता है बट कोई भी इन चीज़ों के ऊपर रोक नहीं लगाता है। फॉरेस्ट फायर किल एनिमल्स। जब जंगल में आग लग जाती है तो भी बेचारे जंगली जानवर जल के मर जाते हैं। अब हम लोग पेड़ को काट रहे हैं, हम लोग वहाँ पे रोड बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं। ये सारी एक्टिविटी जब हम लोग करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि वो जो जानवर आएगा वो हमको खा जाएगा, तो हम लोग अपने डिफेंस में उनको मार देते हैं। याद रखना, जब आप कहीं पे भी सुनो ना कि जंगली जानवर एक शहर में घुस गया था, जंगली जानवर शहर में नहीं घुसा है, आप उसके घर में आके रहने लगे हो। समझ में आया? फिर हम लोग क्या करते हैं? उसको मार देते हैं। प्रेशर ऑन फॉरेस्ट फॉर फ्यूल, वुड एंड ग्रेजिंग। हमारे जंगलों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। किसका? वहाँ से हमको फ्यूल निकालना है, वहाँ से हमको खाना निकालना है, और हमको वहाँ पे ग्रेजिंग की एक्टिविटी भी करवानी है। ये सारी चीज़ों की वजह से हम जंगल बर्बाद करते हैं और जंगली जानवरों का घर खत्म होता है, बेचारे वो खत्म होते जा रहे हैं।
मेजर टू प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ, क्या क्या करना चाहिए हमको वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए? तो सबसे पहले रिजर्व्ड एरिया के अंदर गाय भैंस बकरी चराने मत जाओ, क्योंकि आप वहां पे जाओगे तो जंगल और जंगली जानवर दोनों को बर्बाद करोगे। बैन हंटिंग एंड पनिश इलीगल हंटर, जो भी शिकार कर रहा है उस शिकारी को पकड़ पकड़ के कूटो, मतलब उसको जेल में डाल दो और हंटिंग जैसी चीजें बैन कर दो। स्टॉप इलीगल माइनिंग। अच्छा एक बात समझाता हूँ, मान लो कि एक जंगल है, उस जंगल के अंदर हमको मिल गया गोल्ड। अब आपको पता है कि ये गोल्ड बहुत ही वैल्यूबल है, बट आपको ये भी पता है कि अगर यहाँ का जंगल कटा तो जंगल जानवर एनवायरमेंट और पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा, पूरा शहर का एनवायरमेंट बर्बाद हो जाएगा। तो हमको ऐसी जगह पे माइनिंग नहीं करवानी चाहिए, और जो भी इलीगल माइनिंग कर रहा है उसको पनिशमेंट देना चाहिए। टूरिज्म शुड नॉट हार्म फॉरेस्ट। अब टूरिज्म का धंधा आपको चलाना है जंगल के आसपास या जंगल के अंदर चलाओ, बट आप जंगल और जंगली जानवर को तकलीफ मत दो। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, जंगली जानवरों को बचाने का पूरा अवेयरनेस फैलाओ पूरी दुनिया में। अवेयरनेस फैला के कुछ होता नहीं है, बट बुक के अंदर लिखा है तो जान लो कि आपको अवेयरनेस फैलानी चाहिए वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। मैंने अभी आपको वाइल्ड लाइफ के बारे में बता दिया कि वो लोग खतरे में हैं, तो आप कौन सा स्टेप लेने वाले हो उनको बचाने के लिए? तो अवेयरनेस वाली बात फुद्दू होती है, बस उसको एग्जाम में लिख दो, आपको मार्क्स मिल जाए। प्रोवाइड मेडिकल केयर फॉर सिक एनिमल, ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जो जानवर है वो बीमार पड़ जाते हैं या इंजर्ड हो जाते हैं जंगल के अंदर, तो हमको ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि उनकी दवाई का बंदोबस्त फटाक से हो जाए। एंश्योर एनिमल गेट फूड एंड वाटर, अब गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी जंगल है वहां पे जंगली जानवरों के लिए खाना और पानी मिल सके। अभी मान लो कि जंगली जानवरों को पानी पीने के लिए तालाब के पास जाना पड़ता है, तो वहां पे अब जो तालाब है गर्मी की वजह से सूख जा रहा है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि 10-12 और तालाब एक्स्ट्रा खुदवा देना चाहिए कि एक सूखेगा तो दूसरे में पानी मिल जाएगा। तो जंगली जानवरों के लिए तालाब खुदवा दो जिससे उनको पानी मिल जाएगा। तो ऐसी चीजों का भी ध्यान रखोगे तो जंगली जानवर मरने से बच जाएंगे। डेवलप सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड बायो रिजर्व्स, ये तीनों चीजें अभी आगे नीचे डिटेल में पढ़ाता हूँ। यूज मीडिया टू प्रमोट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, हमारे देश की मीडिया को इस्तेमाल करो और बताओ कि जंगली जानवरों को बचाना है। तो ये कुछ आसान सी चीजें मैंने आपके लिए लिख दी थी, आप इसी को लिखना, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन स्कीम के बारे में जान लो, आपकी बुक में काफी टफ है, मैंने काफी आसान सी लैंग्वेज में यहाँ पे लिख दिया है, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। देखो, टाइगर प्रोजेक्ट चालू किया गया, कब चालू किया गया था? अर्ली 20th सेंचुरी में। हमारे देश में 20th सेंचुरी में कितने टाइगर थे? टोटल 40,000 टाइगर थे। टाइगर बिकम एंडेंजर ड्यू टू हंटिंग एंड डिफॉरेस्टेशन, जंगल को हमने खत्म किया और टाइगरों की हंटिंग की वजह से टाइगर की कमी आ गई हमारे देश में, वरना 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में पूरे इंडिया में 40,000 टाइगर थे। सेव टाइगर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया था? 1971 में। इम्प्लीमेंटेड इन 44 रीजन टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, ऐसा मान लो कि 44 जंगल के अंदर टाइगर को बचाने का प्रोजेक्ट चालू किया गया था। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि काफी आसान सी लैंग्वेज में मैंने लिख दिया है, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। एलिफेंट प्रोजेक्ट कब चालू किया गया था? 1992 में। कितने जंगल में बचा रही थी गवर्नमेंट एलिफेंट को? तो 26 जंगल में। मैं आपको याद रखने के लिए इतनी आसान भाषा में बोल रहा हूँ कि कितने रीजन में टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, 26 जगह पे। एलिफेंट के नंबर बढ़ गए इस प्रोजेक्ट के बाद। राइनो प्रोजेक्ट, राइनो प्रोजेक्ट, कौन से राइनो को बचाना है? जिसके पास एक सींग होता है। कहाँ पे पाया जाता था? आसाम में और वेस्ट बंगाल में। 2020 आते आते तक राइनो की पॉपुलेशन 3,000 तक पहुंच गई। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज राइनो पॉपुलेशन टू 3,000, 3,000 तक राइनो हो गए। 3,000 बचाए नहीं, 3,000 तक हो गए। कब? 2020 आते आते तक। कहाँ पे? आसाम और वेस्ट बंगाल के जंगल में। कौन से राइनो को बचाया जा रहा था? वन हॉर्न राइनो को। इसी तरीके से स्पीड में पढ़ा देता हूँ, आसान है। एलिगेटर प्रोजेक्ट 1970 में हमको ऐसा पता चला कि जो फ्रेश वाटर के अंदर एलिगेटर्स रह रहे हैं वो अब खत्म होने की कगार पे हैं, तो गवर्नमेंट ने 1970 में ही एलिगेटर प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया उनको बचाने के लिए। अब यहाँ पे आ जाओ, वल्चर प्रोजेक्ट। वल्चर ईट डेड एनिमल एंड कीप नेचर क्लीन, तो हम लोग वल्चर को नेचर क्लीनर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो डेड एनिमल को खा लेता है। इंडिया हैज 9 सब स्पीसीज ऑफ वल्चर, हमारे देश में 9 तरीके के वल्चर पाए जाते थे या हैं। प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन 2004 टू इंक्रीज वल्चर नंबर, 2004 में स्टार्ट किया गया। कौन सा? वल्चर प्रोजेक्ट। क्यों? क्योंकि हमको वल्चर के नंबर बढ़ाने थे। स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड लिव इन द हिमालय, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? स्नो लेपर्ड की, नॉर्मल लेपर्ड की नहीं, स्नो लेपर्ड की। कहाँ रहते हैं? हिमालय में रहते हैं। प्रोजेक्ट कब चालू किया गया था? 2000 में, मतलब कि 2000 वाले ईयर में स्नो को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट चालू किया। प्रोटेक्ट स्नो लेपर्ड एंड स्प्रेड अवेयरनेस लोकली,
स्नो लेपर्ड को बचाना है और आजू बाजू में जो लोग रह रहे हैं, जो भी लोकल लोग हैं हिमालय के आसपास, उनको बोलना है कि भैया आप लोग भी हमारी मदद करो स्नो लेपर्ड को बचाने में। तो यहाँ पे मैंने आपको सारे प्रोजेक्ट को शॉर्ट समराइज करके बता दिया। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कर देना, मैं और भी आसान तरीके से समझा दूंगा। बस खुश रहा करो, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा आपके। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं सेंचुरी। थोड़ा सा ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोटेक्टेड एरिया टू सेव एनिमल एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। जहां पे भी जंगल के अंदर जानवर खतरे में आ जाएगा तो हम लोग उसको क्या बना देते हैं, सेंचुरी। बहुत बेसिक सी भाषा में समझाता हूं। एक जंगल है, वहां पे जानवर खतरे में आ गए तो गवर्नमेंट ने उसको बना दिया सेंचुरी। द स्टेट गवर्नमेंट कैन एस्टेब्लिश इट। कौन बनाता है इसको, स्टेट गवर्नमेंट। सेंचुरी स्टेट गवर्नमेंट, SS। लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड, इसके अंदर थोड़े बहुत इंसान जा सकते हैं। ग्रेजिंग इज अलाउड विद परमिशन, परमिशन लेके गाय भैंस बकरी वहां के लोकल लोग इसके अंदर जाके चरा सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे देश के सेंचुरीज का, ये नाम है हमारे देश के सेंचुरीज का। नाम याद कर लेना, थोड़ा सा टफ है, मैं नहीं याद करवाऊंगा, अपने आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारे स्पेलिंग्स याद कर लो। नेशनल पार्क, रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन, ब्यूटी स्पॉट एंड नेशनल इंपॉर्टेंस। जंगली जानवर, नेचर और उस नेचर की ब्यूटी और उस नेचर का इंपॉर्टेंस, मतलब कि जंगली जानवर और जंगल दोनों खतरे में है तो गवर्नमेंट बना देती है नेशनल पार्क। थोड़ा सा ध्यान देना, खाली जानवर खतरे में है तो सेंचुरी, जानवर और जंगल दोनों खतरे में है तो नेशनल पार्क। क्लियर हो गया, हाँ भैया क्लियर हो गया। मोर प्रोटेक्टेड देन सेंचुरी, सेंचुरी से ज्यादा प्रोटेक्शन दिया जाता है इस एरिया को। क्यों, क्योंकि जानवर और जंगल दोनों खतरे में है। इंक्लूड मल्टी इकोसिस्टम, मल्टी इकोसिस्टम का मतलब ये सारी चीजें यहाँ पे प्रोटेक्ट की जाती है। तो हमने क्या बोल दिया, मल्टी इकोसिस्टम इसके अंदर आता है। जंगल जानवर सारे लोग इसके अंदर आ रहे हैं तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे मल्टी इकोसिस्टम है। नो ग्रेजिंग अलाउड, गाय भैंस ये सब चलवाना तो अलाउड ही नहीं होता नेशनल पार्क में। टूरिस्ट मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड, कोई टूरिस्ट नहीं जाएगा इसके अंदर क्योंकि जंगल बंगल सब खतरे में है भाई, आप लोग जाओगे और बर्बाद करोगे। नॉट फॉर अ सिंगल स्पीसीज, एक ही जानवर को बचाने के लिए नहीं बनाया जाता है नेशनल पार्क, सारे जानवरों को, सारे जंगल को बचाने के लिए बनाया जाता है नेशनल पार्क। मैनेज बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट मिलकर इस जंगल को मैनेज करती है। अब ये सारे नेशनल पार्क के नाम है हमारे देश में, याद कर लेना क्योंकि मैप के लिहाज से इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब आ जाओ बायो रिजर्व जोन पे। फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ऐसा मानो कि पूरी दुनिया मिलकर इसको बनाती है। तो कैसे बनता है, पूरी दुनिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो चीजें बन रही है हम लोग उसको बोलेंगे बायो रिजर्व। नेशनल पार्क कौन बनवा रहा था, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। सेंचुरी स्टेट गवर्नमेंट। बायो रिजर्व पूरी दुनिया मिलकर बना रही है। प्रोटेक्ट फिजिकल एंड कल्चर डाइवर्सिटी, यहाँ पे जंगल को भी बचाना है और जंगल के अंदर जानवर और आदिवासियों को भी बचाना है। आगे पढ़ो तो समझ में आएगा। कंजर्व प्लांट एनिमल इंसेक्ट लैंड एंड लोकल लाइफस्टाइल, मतलब आदिवासियों को भी, जंगल की जमीन को भी, वहां पे इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े होंगे उनको भी, जानवरों को भी, प्लांट को भी, मतलब सारी चीजों को अगर आपको बचाना है, सारी चीजें खतरे में आ गई तो पूरी दुनिया मिलकर उसको क्या घोषित कर देती है, बायो रिजर्व जोन। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, जंगल जानवर जमीन, वहां पे कीड़े मकोड़े रहने, उस जंगल में रहने वाले आदिवासी, ये सारे लोग अगर खतरे में आ गए तो पूरी दुनिया मिलकर उस जगह को बायो रिजर्व जोन बना देती है। यूज फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी, अब देखो एक सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ कि वहां पे हम लोग रिसर्चर्स भेजेंगे और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ये सारी चीजें क्यों खत्म हो रही है। फिर हम लोग वहाँ के आदिवासी लोगों को ट्रेनिंग देंगे कि इस तरीके से आप पूरे जंगल को, जानवर को और अपने आप को बचा सकते हो। तो यूज फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी। नो एक्सटर्नल ह्यूमन मूवमेंट्स अलाउड, रिसर्चर्स को छोड़ के बाकी यहाँ पे कोई नहीं जा सकता, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को छोड़ के बाकी यहाँ पे कोई नहीं जा सकता। एग्जाम्पल देख लो, ये सारे एग्जाम्पल हैं। तो रेन ऑफ कच्छ को भी बायो रिजर्व जोन डिक्लेयर कर दिया था 2008 में। अगर आपको ये जानना है कि 2008 में रेन ऑफ कच्छ को क्यों बायो रिजर्व जोन डिक्लेयर किया था, मुझे कमेंट करना, मस्त सी उसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊंगा। अब थोड़ा सा गुजरात के टाइगर के बारे में जान लेते हैं क्योंकि बोर्ड ने ये आपको सवाल पूछा था। तो टाइगर वर वंस फाउंड इन खेड़ा, आनंद, पालनपुर, डंटा, ईदर एंड डांग डिस्ट्रिक्ट। गुजरात के इतने सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर टाइगर पाए जाते थे। कहाँ कहाँ पे, खेड़ा, आनंद, पालनपुर, डंटा, ईदर एंड डांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मेनली फाउंड इन महिसागर, महिसागर वाले जगह पे तो सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते थे। द लास्ट वाइल्ड टाइगर वॉज सीन इन 1985, लास्ट बार 1985 में गुजरात के जंगलों में टाइगर को देखा गया था।
टुडे देयर आर नो रेसिडेंट टाइगर इन गुजरात। आज कोई भी जिंदा टाइगर गुजरात के जंगलों में नहीं पाया जाता है। अ फ्यू टाइगर आर केप्ट इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। कुछ टाइगरों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने रखा हुआ है अपने पास। अब यहाँ पे एक और सवाल है जो आपको बोर्ड पूछ लेती है, सी टर्टल नेस्टिंग इन इंडिया। सी टर्टल कहाँ पे आके अपने एग देती हैं इंडिया के अंदर? क्या बोला मैंने? सी टर्टल इंडिया में कहाँ पे आके अंडे देती हैं? सी टर्टल ले एग ऑन सैंडी बीच अलोंग कोस्ट। मतलब सैंडी टाइप का बीच होना चाहिए और समुद्र का किनारा होना चाहिए, वहां पे ही आके वो अंडे देंगी। अब उड़ीसा के कोस्ट पे आके देती हैं, गुजरात के कोस्ट पे, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी, केरला, महाराष्ट्र, गोवा, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप। मान लो कि जितना भी हमारा कोस्टल एरिया है यानी समुद्री किनारा है, वहां पे ही आके ये लोग अंडा देती हैं। तो यहाँ पे मैंने ये वाला भी चैप्टर आपको खत्म कर दिया है। किसी भी टॉपिक के अंदर कुछ भी अगर आपको डाउट लगता है तो मुझे कमेंट करना, बहुत ही आसान सी लैंग्वेज में उसका इजी वर्जन आपको मैं लाकर दे दूंगा, जिससे आपको वो समझ में आ जाएगा और आपकी टेंशन दूर हो जाएगी।